नमस्कार मित्रों, जय श्री महागणपति। मैं प्रदीप शर्मा पीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमद्रुम दोष की। मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद इस योग से संबंधित सभी संशय मिट जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम आगे चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं इस केमद्रुम दोष को। दोस्तों, आज हम एक बहुचर्चित योग के बारे में चर्चा करेंगे। इस योग को केमद्रुम योग कहा जाता है। दोस्तों, यह चंद्रमा द्वारा बनने वाला एक प्रकार का दुर्योग है। यह कुंडली में किस प्रकार बनता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आपके सामने एक चार्ट है। यह सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा जो है इस कुंडली में मिथुन राशि में एकादश भाव में जाकर बैठा है। अब हमें यह समझना है कि यह दुर्योग कैसे बनता है। तो मित्रों, यह देखिए कि चंद्रमा एकादश भाव में स्थित है और उसके आगे और पीछे अर्थात दूसरे और 12वें भाव में यदि कोई ग्रह न हो, चंद्रमा किसी ग्रह से युत न हो अर्थात अकेला हो, तब यह दुर्योग का निर्माण होता है। इस दुर्योग का फल ऐसा कहा जाता है मित्रों कि ऐसा जातक रहन सहन से गंदा रहता है, दुखी रहता है, पत्नी और संतान से दुख प्राप्त करता है, आजीविका के लिए दर दर भटकता है। ऐसा जातक दीर्घायु अवश्य होता है। इसकी पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की होती है और क्लेशपूर्ण होता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। ऐसा जातक गरीबी में जीवन यापन करता है, आजीविका के लिए सतत संघर्षपूर्ण रहता है। दोस्तों, इस दुर्योग से जुड़े कुछ विचारणीय तथ्य हैं, हमें वह भी जान लेना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रमा यदि केंद्र में हो और केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा हो, अर्थात हम समझ चुके हैं कि केमद्रुम योग कैसे बनता है। चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है, यदि उस भाव से दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह स्थित न हो, चंद्रमा अकेला हो, तब केमद्रुम योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, केमद्रुम योग कैसे बनता है यह हमने समझ लिया, किंतु जिन विचारणीय तथ्य की हम बात कर रहे हैं, अब हम उसे समझते हैं। कई लोगों का मत ऐसा है कि यदि चंद्रमा केंद्र में स्थित हो और केमद्रुम योग का निर्माण कर रहा हो, तब केमद्रुम भंग योग बनता है। दूसरा विचारणीय तथ्य यह है कि यदि चंद्रमा किसी ग्रह से युत हो और उसके द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह न हो, तब भी यह केमद्रुम भंग योग बनेगा। किंतु मित्रों, यह दोनों ही तथ्य व्यवहारिक रूप से
पूर्णतः सत्य नहीं है। अर्थात जिस भी जातक की कुंडली में ऐसा योग बनता है, वह जातक केमद्रुम दोष से पूर्णतः अछूता नहीं रहता। भले ही चंद्रमा केंद्र में स्थित हो या भले ही चंद्रमा किसी ग्रह के साथ स्थित हो और केमद्रुम योग बना रहा हो। इन दोनों ही विचारणीय तथ्यों के आधार पर सामान्य रूप से ऐसे जातक पर केमद्रुम का आंशिक दोष दिखाई देता है। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति धनवान और संपन्न परिवार में जन्म लेता है और इन दोनों तथ्यों के आधार पर चंद्रमा केंद्रस्थ होकर यदि केमद्रुम दोष बना रहा हो और या तो चंद्रमा किसी ग्रह के साथ युति करके केमद्रुम दोष का निर्माण कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान परिवार में जन्म लेते हुए भी मूर्खतापूर्ण और अपने गलत निर्णयों के कारण धीरे धीरे गरीबी और दरिद्रता के जाल में फंस जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में कोई भी जातक जिसकी कुंडली में यह दोष निर्माण होता है, वह केमद्रुम दोष से अछूता नहीं होता। यदि मान ले कि कोई जातक गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसकी कुंडली में यह दोष निर्माण होता है, तो मित्रों वह और गरीब और दुखी जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह केमद्रुम योग बनता है और इस प्रकार से इसका अशुभ फल होता है। अब मित्रों यह केमद्रुम भंग योग कैसे बनता है, हम उसकी चर्चा करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों केमद्रुम भंग योग बनने के लिए पहली कंडीशन यह है कि केमद्रुम निर्माण करने वाले चंद्रमा को यदि 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह देख रहे हो, तब केमद्रुम भंग योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक शत्रुओं पर विजयी और दीर्घायु होता है। ऐसा जातक केमद्रुम दोष के दुष्प्रभाव दुष्परिणाम से अछूता रहता है। उसके जीवन में केमद्रुम दोष का प्रभाव नहीं देखने को मिलता। दूसरी कंडीशन यह बनती है मित्रों केमद्रुम भंग योग की, यदि चंद्रमा वृष राशि में हो और शुक्र के साथ युत हो या मीन राशि में हो, गुरु के साथ युत हो या कन्या राशि में हो और बुध के साथ युत हो, तब यह केमद्रुम भंग योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तीसरी कंडीशन यह है मित्रों कि यदि चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहा हो, अर्थात उसके दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह न हो, किंतु वह किसी शुभ ग्रह के साथ युत हो और दूसरा कोई शुभ ग्रह उसे देख रहा हो, तब भी यह केमद्रुम भंग योग बनेगा और ऐसा जातक भी आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। चौथी कंडीशन यह है कि पूर्ण बली चंद्रमा लग्न में हो, किसी शुभ ग्रह के साथ युत हो, तब भी यह केमद्रुम भंग योग का निर्माण करता है। पांचवी कंडीशन यह है कि यदि चंद्रमा उच्च का होकर दशम भाव में स्थित हो और गुरु की 7वीं दृष्टि से दृष्ट हो, तब भी यह केमद्रुम भंग योग का निर्माण करता है। तो दोस्तों हमने समझा केमद्रुम योग कैसे बनता है और केमद्रुम योग भंग कैसे होता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह केमद्रुम दोष को अति भयंकर और अनिष्टकारी कष्टकारी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह ऐसा दोष है कि कुंडली में यदि 2 या 2 से अधिक राजयोग बन रहे हो, तो यह दुर्योग उन राजयोगों का भी नाश करता है और उनके फलों को नष्ट करता है। जातक पारिजात ग्रंथ में तो मित्रों ऐसा भी वर्णन आया है कि जिस प्रकार से कोई सिंह हाथियों के झुंड का नाश कर देता है, उसी प्रकार से यह दुर्योग अन्य राजयोगों के लिए बाधक है, उनके फलों को नष्ट करने वाला होता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना कि केमद्रुम योग अथवा दुर्योग कैसे बनता है और
यह दुर्योग भंग कैसे होता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से केमद्रुम योग के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है वह जानकारी आपके सभी संशयों को दूर करेगी और यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए योग, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महागणपति, जय श्री राम।